This is UPSC Prelims Geography 8020 series. Let's solve last 30-year PYQs. In this particular episode 11, we are going to discuss the complete oceanography. ठीक है, ओशियोनोग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे हैं और कौन कौन से टॉपिक है, हाई यील्ड टॉपिक्स है जिनको आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। कुछ दो चार कॉन्सेप्ट्स है जिन्हीं से बार बार रिपीटिशन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। दिस इज माय एनालिसिस जब मैंने 30 इयर्स के पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं। बाकी अभी आपके साथ भी मैं अब जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने जा रहा हूं। सो दिस इज आर 2023 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन द विंटर। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा। आप सोचो कि भाई दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे स्वैपिंग हो गई होगी, तो स्वैपिंग दोनों तरफ हो सकती है। तो इन सब क्वेश्चंस के अंदर प्योर कॉन्सेप्चुअल तरीके से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट टू की अगर मैं बात करूं, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज मोर देन द लैंड सरफेस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर? स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर का मतलब ये है कि वाटर को ज्यादा टाइम लगता है आपका ठंडा होने में और ज्यादा टाइम लग रहा है उसको गर्म होने में। तो उसकी क्योंकि स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, उसका टेम्परेचर रेज करने में उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है। ड्यू टू द मोशन हो सकता है, ठीक है, उसकी ओपेकनेस नहीं है इसके कारण हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नेचर है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, इन सब फैक्टर्स के कारण स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड सरफेस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर। ठीक है, समर की जगह यहाँ पे विंटर स्वैप किया है यूपीएससी ने। ठीक है, यहाँ पे विंटर होगा बिकॉज विंटर में ज्यादा एक तरीके से आपको टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट देखा जाएगा एज कंपेयर टू समर। तो यहाँ पे समर होगा और वहां पे विंटर होगा, तभी ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे ही विंटर होता है तो विंटर के अंदर जैसे विंटर आती है तो लैंड जो आपका अपर लेटीट्यूड्स है तो वहां पे ज्यादा हीट को जो है वो रिलीज करते हैं। जब ज्यादा हीट को रिलीज करते हैं तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है एज कंपेयर टू ओशन के अंदर रिलेटिवली वार्म रहते हैं ओशन। ठीक है, विंटर के टाइम। सो जब जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो लगभग 60 डिग्री के आसपास चला जाता है कई बार। तो ये जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है ये ऑब्जर्व किया गया थ्रू द साइंटिफिक स्टडी, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द विंटर। ये भी फैक्चुअल है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है सो आंसर इज डी, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट। ठीक है, आपको आगे फ्यूचर में भी याद रखना है, अगर ये सेम स्टेटमेंट अलग तरीके से अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि विंटर के अंदर आपको टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस का ये लगभग टेम्परेचर रहता है। एंड स्टेटमेंट टू, द वाटर हैज अ मच हायर specific heat capacity than the land. This means the water requires significantly more energy to raise its temperature by 1 degree, and conversely does loses heat much more slowly than the land. ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस कर लिया है जब हम क्लाइमेटोलॉजी कर रहे थे, और इवन ओशनोग्राफी में भी ये बार बार कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और है कि वाटर रिसोर्सेज कितने हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर और कहाँ कहाँ उसका रिजर्वॉयर है। इस पे लगभग यूपीएससी ने 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट 30 इयर्स में, और एक ही ऐसा एनसीईआरटी की एक टेबल है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक टेबल है, उससे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ टेबल अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी की उस एक टेबल से आपका क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको वो टेबल दिखाऊंगा, पर उससे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। On the planet Earth, the fresh water available for the use amount to about less than 1% of the total water found. क्या कह रहे हैं कि ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर द यूज करने वाला जो फ्रेश वाटर है अमाउंट्स अबाउट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड। जितना पानी मिलता है, जितना पानी अवेलेबल है उसमें से यूज करने वाला लेस देन 1% है। ये फैक्ट यहां पे रखा गया है। ठीक है, दूसरा फैक्ट है ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ 95% इज बाउंड अप इन द पोलर आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। वो टेबल अगर आती है तो उसके बेसिस पे आप इसको आंसर कर सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट है। बट फिर भी अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखा जाए तो वो ज्यादा एग्जेजरेटेड लगेगा आपको अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें,
कि टोटल फ्रेश वाटर जो है उसके अंदर 95% पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के अंदर है। तो भैया ग्राउंड वाटर में नहीं है क्या? तो भैया क्या रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में नहीं है क्या? ठीक है, तो मतलब सिर्फ क्या 95% पोलर आइस कैप्स, क्या ये एग्जेजरेटेड आपको नहीं लग रहा? आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लग रहा? और जब भी यूपीएससी से परसेंटेज देता है, ये जनरली जो है वो परसेंटेज रॉन्ग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2% दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है लेस देन 1% और एक दिया हुआ है 95%। ठीक है, तो अगर दोनों ही यहाँ पे परसेंटेज है तो हाई चांसेस है कि एक परसेंटेज तो पक्का गलत होगा, पक्का गलत होगा। तो यहाँ पे आपको अगर ये आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि 95% बहुत ज्यादा इसमें एग्जेजरेशन दिख रहा है, तो आप इसको सही और गलत कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे नॉलेज का सहारा चाहिएगा। यहाँ पे नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो एक बार मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, उसके बाद हम ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। मैं इस टेबल की बात कर रहा था, ये एनसीईआरटी की टेबल है। ओशंस में अब देखिए टोटल रिजर्वोयर दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ टोटल, लगभग ओशन में पानी कितना है 97%। आइस कैप्स के अंदर एंड ग्लेशियर के अंदर है 2.05। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर, लेक्स, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड बायोस्फेयर। ठीक है, अब ये पूछ रहा था, जो क्वेश्चन था एक फैक्ट के अंदर, कि ये जो टोटल फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये टोटल फ्रेश वाटर है, जो सेकंड स्टेटमेंट था, टोटल फ्रेश वाटर फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ 95%। मतलब अगर आप ये देखना चाहो कि ये टोटल फ्रेश वाटर में से क्या ये इसका 95% है क्या? यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 2.75%। ठीक है, मतलब 2.75% का क्या 2.05 इज अ 95%। अगर आप बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पे लगभग आंसर आएगा 70 टू 75%। ठीक है, 70% के अराउंड जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आएगी कि ये टोटल फ्रेश वाटर का जो आइस कैप एंड ग्लेशियर है वो लगभग 70% के आसपास, 70% के आसपास है, ना कि 95%। ठीक है, ये आपको बेसिक अगर एक टेबल याद हो तभी आप इस तरीके का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो तुक्का लगाना पड़ेगा जो भी है। बट डिफिकल्ट है, मैं आपको जो रियलिटी है वही बता रहा हूं। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हुआ। अब वहीं पे कह रहा है ऑन प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर द यूज के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं ये 97.25% है, वो 2.05% यहाँ पे है, तो इनको अगर आप एडिशन करोगे, ठीक है, अगर आप इनको एडिशन करोगे तो 0.75% बचेगा ये वाला पार्ट। क्योंकि देखो इसमें पूछा है यूज के लिए, यूज के लिए पानी कितना है। आइस कैप एंड ग्लेशियर का पानी हम यूज नहीं कर रहे, बात समझ आ रही है? वो वहां पे एकदम आपका जो है वो जमा हुआ है। ठीक है, हम यूज क्या कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर को, लेक्स को कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर को है, एटमोस्फेयर से है, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स है, बायोस्फेयर है, इन सबको हम यूज कर रहे हैं। तो जब आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो ये यहाँ पे आएगा 0.75% के आसपास। ठीक है, सो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। अगर आप ये कैलकुलेशन लगाओगे तब आप ये कह सकते हो कि यस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर फाउंड है जो कि यूज कर सकते हैं हम टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल से। सो आंसर होगा वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फैक्ट याद रखने वाले हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 97% अर्थ वाटर इज सेलाइन, of the remaining 3% the vast majority is locked in the glacier and the deep underground, only a very small fraction, ठीक है, less than 1%, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर स्टेटमेंट 2 देखें तो स्टैंडर्ड लगभग रफली 70% के आसपास, यूएसजीएस की ये वेबसाइट बता रही है, स्टैंडर्ड साइंटिफिक डेटा है, indicate that 70% of the earth's total fresh water is bound up in the glacier and the polar ice caps. The statement claim 95% is significant overestimation। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब इसी टेबल को हम फिर से यूज करेंगे फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। ठीक है, ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज अ आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर, हमने देखा, बिल्कुल देखा। ठीक है, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, मतलब आइस कैप के बाद सेकंड नंबर किसका आएगा? अभी हमने देखा ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर आपका सेकंड देख सकते हैं। आउट ऑफ द फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर, उसके बाद आपका आएगा ग्राउंड वाटर। ठीक है, 0.68%। सो आंसर इज एग्जिस्ट एज अ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ना कि सॉइल मॉइस्चर, ना कि लेक्स एंड रिवर्स, ना कि एटमोस्फेयर मॉइस्चर एंड द क्लाउड्स। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन। आप इस टेबल को एक बार बस याद कर लीजिए, परसेंटेज और ये, बस इतना ही कहूंगा कि ये टेबल आप याद कर लीजिए। अगर यहां से क्वेश्चन फंसता है तो हमारे 2 नंबर सीधे सीधे हमें पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी आपको यही 80-20 सीरीज में भी याद हो जाएगा, ऐसा कुछ अलग नहीं है। विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 में क्वेश्चन फिर से पूछा, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड द लेक्स इज मोर देन दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर। अभी हमने देखा कि ये देखो, लेक्स एंड रिवर्स में 0.001% मतलब 0.01% है, वहीं पे ग्राउंड वाटर में 0.68% है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये भी मोर देन दैट ऑफ द अमाउंट, यहाँ पे रिवर्स किया गया, स्वैप किया गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर इज मोर देन दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर। यस, दिस इज द ट्रू। अराउंड यहाँ पे आपको 2% देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको 0.68% देखने को मिलता है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये एक टेबल आप तैयार कर लोगे, 3 क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ठीक है, तो हमें फोकस क्या करना है, हमें फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट थीम्स है इसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है, ना कि हमें पागलों की तरह सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़िए लेकिन प्रायोरिटी दीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन्हीं का बार बार रिवीजन कीजिए। एक ये भी डायग्राम काफी ज्यादा चलता है, आप कोचिंग सेंटर्स में इसको भी काफी ज्यादा बताते हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल्ड है। ठीक है, ये यूएस की कोई साइट है, वहां से मैंने लिया है और इसको थोड़ा रीडिजाइन किया है। ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको सेकंड ऑप्शन रखिए। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी इस मतलब इस एक एनसीईआरटी के इस एक टेबल से आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो आप पहले इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपसे ये एकदम अच्छे तरीके से रिमेंबर हो जाए, लर्न हो जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए ये डेटा, उसके बाद अगर आपका मन हो एक लेवल बढ़ाने का, तो आप इस डेटा को भी एक बार अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, वही डेटा है बट और ज्यादा अगर आपको अच्छे से समझना है कि टोटल कितना है, उसमें भी पर्टिकुलर क्या क्या है। ठीक है, अगर आपको इतना डीप जाना है तो आप कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि सबसे पहले इसको तैयार कीजिए, अपना काम इससे हो रहा है तो फिर फालतू डेटा अक्यूमुलेट करने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2007, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन देन द अटलांटिक ओशन। मतलब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशन, नहीं। देखिए, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको कहां पे देखने को मिलेगी, जो ओशंस नैरो है एज कंपेयर टू ब्रॉड। अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करूं, इट्स अ वेरी ब्रॉड, इट्स अ ब्रॉड ओशन, बहुत ब्रॉड है। ठीक है, इवेपोरेशन बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हीट मतलब उस तरीके से नहीं रहती। तो अटलांटिक ओशन इज वेरी नैरो। ठीक है, तो आपको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब आप देखिए एक एक चीज और देखिए, आप अगर पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कंपैरिजन के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है कि ग्रेटर देन, इससे इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये कम है। जैसे यहाँ पे भी यही था और यहाँ पे भी दोनों जगह पे कंपैरिजन था। अब दो कंपैरिजन में एक कंपैरिजन तो लगभग सही हो रहा है। आप समझिए इस बात को, जो मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए दो कंपैरिजन थे लगभग, और वहां पे भी आपका एक सही है। तो आप समझ के चलिए कि जब भी दो कंपैरिजन दिए हों तो उसमें से कोई एक सही होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ऐसा पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो एनुअल रेंज ये गलत है स्टेटमेंट, तो हाई चांसेस है कि ये स्टेटमेंट सही होगा। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, देन दी सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिकॉज ये कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट है, नदर्न हेमिस्फीयर इज मोर हैविंग द कॉन्टिनेंट्स लैंड पार्ट, so the annual range of temperature is greater in the northern hemisphere as compared to the southern hemisphere where the continentality effect is very less, and due to this the annual range of temperature difference जो है वो बहुत कम रहता है, वो इतना ज्यादा नहीं रहता है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, द अटलांटिक ओशन एक्चुअली हैज अ ग्रेटर एनुअल रेंज टेम्परेचर than the Pacific. Why? Size and the influence. The Atlantic is smaller and narrower, making it more susceptible to the continentality effect, influence the surrounding landmass. And currents भी है Atlantic में, more vigorous exchange warm and cold water, the Gulf Stream और ये सब आपको देखने को मिलती है। वहीं पे अगर नदर्न एंड साउथ में देखना है तो वही सेम जो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है यहाँ पे भी वही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नॉलेज से तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इसको नॉलेज से किया जा सकता है एग्जाम हॉल के अंदर, और इतना डेटा कहीं भी कोई पढ़ के जाता है या नहीं। ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल इन द एग्जाम हॉल, बट अगर थोड़ा सा चीट कोड्स और इस तरीके के ब्रह्मास्त्र आपके पास हो तो आप उनसे कर सकते हैं। जैसे विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री Celsius isotherms, which is 129 meter in the southwestern Indian Ocean during the January and March. अब इतने स्पेसिफिक
डेटा, फैक्ट्स जो है वो बहुत हाई चांसेस है कि ये रॉन्ग होंगे। यहाँ पे मैनिपुलेशन होने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन का चांसेस इस 129 मीटर में है। हो सकता है 129 हो ना हो, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट स्पेसिफिक डेटा है और हाई चांसेस है कि ऐसे डेटा गलत होंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट की लैंग्वेज को देखिए, बहुत ही जनरल सी लैंग्वेज है जो अपने आप में कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि ये स्टेटमेंट सही है। देखिए कैसे, ocean mean temperature collected during the January to March can be used can be used in assessing whether the amount of the rainfall in the monsoon will be less और मोर देन दी सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, कैन भी आप इस डेटा को यूज कर सकते हो, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेजर कुछ मॉनसून से रिलेटेड कि वो लेस और मोर मोर होगा इन सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। ठीक है, वहां पे रेनफॉल किस तरीके की होगी। मतलब इस टाइप की चीज कितना कितना इजी और सिंपल जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ यार, डेटा तो कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं कि बिल्कुल कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज टू ओनली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको, देखो मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, नॉलेज चाहिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये नॉलेज की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। ठीक है, नॉलेज, नॉलेज तो चाहिएगा, ये बात याद रखना। लेकिन सिर्फ नॉलेज से एग्जाम निकलना इज इज वेरी डिफिकल्ट। मैं यहां पे वर्ड यूज करूंगा, वेरी डिफिकल्ट। अब सिर्फ नॉलेज के भरोसे अगर एग्जाम में जाएंगे, तो मैं सही बता रहा हूं आपको कि आपके पास सिर्फ नॉलेज हो, आपने रट्टा मारा हो, सब कुछ रटा है, पूरा सिलेबस रट के चली जाइए, सारे करंट अफेयर्स रट के चली जाइए, जो मन कर रहा है, जो बेस्ट है, जो बेस्ट कोचिंग, बेस्ट मार्केट में जो रिसोर्स है, अब आपने सब पढ़ लिया, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स होगा। दिस इज द हार्श रियलिटी, एंड मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा हूं। सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, यहाँ पे आपको साथ में ब्रह्मास्त्र की जरूरत भी पड़ेगी, चीट कोड्स की भी जरूरत पड़ेगी आपको। चीट कोड को देखो यार, ये वर्ड बड़ा थोड़ा नेगेटिव सा है, पता नहीं क्यों ये चीट कोड मैंने ही नाम रखा और मुझे नेगेटिव सा लगता है कि यार ये थोड़ा नेगेटिव है। ये वर्ड कोई चीट कोड नहीं है। जब हमने 30, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या, मुझे ये बताइए, क्या मैं यहाँ पे 30 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा हूँ, इसमें क्या मेहनत नहीं है? इसका पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे आप कर रहे हो, एक ही बात है। ठीक है, क्या इसमें कोई एफर्ट्स नहीं है? क्या इसमें एफर्ट्स है? ये कोई ऐसा नहीं है कि हम तुक्का मार रहे हैं, हम एक ट्रेंड के हिसाब से 30 इयर्स के क्वेश्चन को एक साथ एक पैटर्न आइडेंटिफाई करके हम कोई पैटर्न के हिसाब से आंसर कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ ट्रिक, दैट इज नॉट अ चीट कोड। इट्स अ वेरी इजी टू से दैट इट्स अ चीट कोड। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव कनोटेशन है, बट आप समझिए, सिर्फ नॉलेज के भरोसे नहीं होगा, आपको ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी। दोनों अगर आपके पास होंगे तो एग्जाम में प्रीलिम्स निकलने के वेरी वेरी हाई चांसेस है। ठीक है, अगर आप मेरे से डिमांड करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से 80-20 सीरीज अगर शेयर होती है, आगे लोगों तक पहुंचती है, तो मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस आएगा, तो जो मेरा एक पेड कोर्स है जिसमें मैं सारे चीट कोड्स पूरा जो है वो बताता हूँ, एक एक जो पर्सनल मेंटोरशिप में, वो मैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री भी ला सकता हूं। अगर आप कहेंगे तो सारे चीट कोड्स जो कोचिंग के अंदर कोई 5,000 ले रहा है, कोई 7,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, ठीक है, जो भी ले रहा है, अगर आप अगर कहेंगे कमेंट बॉक्स में और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करेंगे, इसको आप देखेंगे इसको और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, तो मैं वो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो पूरा यूट्यूब पे फ्री लेके आ सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ 80-20 सीरीज नॉलेज से नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको ब्रह्मास्त्र की जरूरत, अगर दोनों अगर आपके पास हो जाए तो फिर तो मजे आ जाएंगे, मतलब सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो आप मुझे अपना जो भी ओपिनियन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं इसके बारे में जल्दी ही सोचूंगा। ठीक है, सो अब देखिए फैक्ट में कहां पे दिक्कत की है, 59 मीटर। ठीक है, यहाँ पे अराउंड 129 मीटर था, ये 59 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा गेम खेला है। ये 1626 डिग्री आइसोथर्म सही था, बट यहाँ पे इस फैक्ट के अंदर गड़बड़ की गई है। तो दो फैक्ट होते हैं विद इन अगर स्टेटमेंट के अंदर, तो जनरली वो एक फैक्ट उसमें गलत होता है तो पूरा स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में जनरल था, सो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज एज हाई एज कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज। क्या कह रहा है, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज। क्यों ऐसा होता है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वहां पे, देखो ये एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ये कॉन्सेप्ट है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा कहां रहेगा, आप समझिए, जहां पे हीट ज्यादा है, जहां पे वार्मनेस है, ये बात याद रखिए, जहां पे हीट है, जहां पे वार्मनेस है, वहां पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एज हाई कंपेयर टू द कोस्टल। व्हाई, इसके पीछे रीजंस क्या है?
थर्मल डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड द वाटर, जो हम बार बार देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट है कि थर्मल डिफरेंस का या टेम्परेचर डिफरेंस का फर्क है ये लैंड और वाटर वाला, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात है। वेरिएशन इन द ऑल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट द ओशन, तो ऐसा कोई मेजर, कोई बहुत ज्यादा कोई इनमें ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस नहीं होता कॉन्टिनेंट एंड द ओशन का, ठीक है। सो वेरिएशन, मुझे नहीं लगता कि दिस कुड बी अ प्राइमरी रीजन फॉर दिस थिंग, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, इंटीरियर में कहां से स्ट्रॉन्ग विंड्स है? अगर मैं कंपेरेटिव बात करूं तो कोस्टल एरिया में ज्यादा हवाएं हैं, कोस्टल एरिया के अंदर लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, आपकी हवाएं ज्यादा, स्ट्रॉन्ग विंड्स तो कोस्टल एरिया में है, तो ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट, अरे भैया कोस्ट पे बारिश हो रही है ज्यादा, कोस्टल एरिया में रोज बारिश होती है, कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर 3 और 4 को गलत मानूं तो ये हट जाएगा, एंड 2 भी गलत है, बिकॉज ऑल्टीट्यूड का कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई पहाड़ों पे आपका कॉन्टिनेंट है और ओशन जो है वो एकदम जमीन के अंदर है, इतना कोई फर्क नहीं है। तो ये भी एक नेग्लिजिबल इफेक्ट है। सो आंसर इज 1 ओनली, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, एलिमिनेट करना डिफिकल्ट है, मैं समझता हूं, बट कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होंगे। कॉन्सेप्ट समझिए और वाई लगाइए कि ऐसा क्यों होगा, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट क्वेश्चनिंग, ठीक है। दिस इज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द हाई टेम्परेचर रेंजेस इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर, फिनोमिना नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है। ये आपको वैसे ही पता है, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2002 का क्वेश्चन है, ओशन करंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द ओशन, क्या ओशन करंट स्लो है? सवाल ये उठता है, क्या हाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे चेंज हुआ होगा। ओशन करंट्स असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ्स हीट बैलेंस, यस ये बिल्कुल सही है। आपकी इक्वेटर की हीट जो है वो पोल की तरफ जाती है, पोल के जो ठंडा है वो इक्वेटर की तरफ आते हैं, और ये हीट बैलेंस को जो है वो मेंटेन करते हैं थ्रू दी ओशन करंट्स, ठीक है। और यही एक एक आपने फिनोमिना सुना होगा, अटलांटिफिकेशन, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने ये वर्ड सुना है, व्हाट इज अटलांटिफिकेशन, ठीक है। और क्या हो रहा है इसके पीछे, आपको यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा अटलांटिफिकेशन में। उसके बाद ओशन करंट्स आर सेट इन द मोशन प्राइमरली बाय द प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है। तो ओशन करंट्स आर सेट इन द मोशन प्राइमरली बाय द प्रिवेलिंग विंड्स, तो जिस तरीके की विंड होगी वैसे ही ओशन करंट्स बहेंगे। ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन, जिस तरीके का ओशन का कॉन्फ़िगरेशन होगा उस तरीके से आपकी ओशन करंट की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन से अफेक्ट होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे गलत क्या है? ओशन करेंट्स आर स्लो, स्लो गलत है, यहाँ पे हाई होगा। ओशन करेंट्स आर हाई सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द ओशन, स्लो नहीं है, ठीक है, तेज भागते हैं, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग है, तो 2 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात समझ गए होंगे, कितना माइन्यूट कहाँ पे यहाँ पे चेंज किया है। ये टूटा पुराने क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ओशन करेंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट, ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज कंसीडर इनकरेक्ट बिकॉज ओशन करेंट्स आर नॉट जस्ट स्लो और लिमिटेड टू द surface, while drift are the slow and shallow, streams are fast moving and deep ocean currents exist as a great depths, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम्स आपको बहुत ज्यादा स्पीड में देखने को, गल्फ स्ट्रीम बहुत स्पीड है, हाई स्पीड है, लो स्लो स्पीड नहीं है। तो कुछ स्लो स्पीड आप कह सकते हो, कुछ हाई स्पीड कह सकते हो, बट जनरली ये नहीं कह सकते कि स्लो होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत बात यहाँ पे कही गई है। और आपको स्ट्रीम्स एंड ड्रिफ्ट के बारे में भी डिफरेंस पता होगा। स्ट्रीम्स इज स्ट्रीम मीन्स कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, करंट जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो उसको स्ट्रीम बोलते हैं। जब वो स्ट्रीम की कैपेसिटी खत्म हो जाती है उस पानी को होल्ड करने के लिए, तो वो आगे ड्रिफ्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सेम वही डिस्ट्रीब्यूटरी का कॉन्सेप्ट है, जैसे एक रिवर है, बहुत बड़ी रिवर, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटरीज में होती है, वैसे ही एक स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम में बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, चाहे वो गल्फ स्ट्रीम हो, ठीक है, या कोई और स्ट्रीम हो, बट वहीं पे आगे जाके वो ड्रिफ्ट बन जाती है और ड्रिफ्ट में बट जाती है, ठीक है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन मैप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ओशन करंट इज शोन, ठीक है। सो बेंगुला एंड फॉकलैंड, ठीक है, ये फॉकलैंड अभी 2025 के क्वेश्चन में भी आया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। 2025 के क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे कौन से टॉपिक में, हमने 80-20 सीरीज में देखा है, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो अगर आपको पता हो तो बताना ये फॉकलैंड का क्वेश्चन क्या हमें 2025 में देखने को मिला। सो ये आपको अगर पता हो तो साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका के पास ये आइलैंड है, तो वहां पे हो सकता है। तो ये आपको जो अगर मैप देख रहे होगे, ये आम जैसा मैप जो है ये अफ्रीका का है, ठीक है, दिस इज अफ्रीका, सो ये नहीं होगा। फिर कैनरी एंड हम्बोल्ट, हम्बोल्ट भी आपको पता है कि साउथ अमेरिका के
आपको वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। हमने इसमें एल नीनो ला नीना में डिस्कस किया था, ये भी गलत है। फिर आता है अगुलाज एंड ग्विनिया, एंड फिर है बेंगुला एंड ग्विनिया। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे अगर कंफ्यूज हूँ, मान लो कि मैंने दो कर दिया और मुझे अब सी डी में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो एक तो यहाँ पे आपका देखो ग्विनिया बिल्कुल सही है, मतलब एक यहाँ पे बात की गई है। अब अगुलाज और बेंगुला में नहीं पता, तो आप ऊपर देखिए, ऊपर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उससे आपको हिंट मिलेगा कि कहाँ पे फंसाने की कोशिश की है। बेंगुला दिया हुआ है या अगुलाज दिया हुआ है? बेंगुला दिया है तो मैं ऑप्शन डी को यहाँ पे जाऊंगा, बेंगुला एंड ग्विनिया। वैसे अगर मैं नॉलेज से जाऊं तो अगुला इज अ वार्म ओशन करंट हियर, एंड बेंगुला इज कोल्ड ओशन करंट। आपको इधर वेस्ट के साइड आपको देखने को मिलेगा, अगुलाज आपको इधर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नॉलेज से पता हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो इस टाइप का आप थोड़ा सा चीट कोड यूज कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हैं। एक बार थोड़े से ओशन करंट्स देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको पता होंगे, बट फिर भी आपकी सहूलियत के लिए देखिए, बेंगुला करंट कोल्ड ओशन करंट, अगुलाज आर दी वार्म ओशन करंट। ठीक है, मतलब ये दोनों यूपीएससी ने पूछे हुए हैं ऑलरेडी, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है फॉर द फ्यूचर। उसके बाद ओयोशियो एंड कुरोशियो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ओ वाला जो है वो ऊपर कोल्ड, COLD ऐसे याद रखो। ठीक है, ओयोशियो एंड कुरियोशियो। ठीक है, सो ओयोशियो ओ जो है आपको कोल्ड से याद हो सकता है, ऊपर का कोल्ड ओशन करंट, एंड कुरोशियो इज अ वार्म ओशन करंट। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पचड़े में पढ़ूं तो ये देखिए, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म। ठीक है, ये भी आपका गल्फ स्ट्रीम भी यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यू में पूछा है क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, देखिए गल्फ स्ट्रीम थी, स्ट्रीम आगे जाके ड्रिफ्ट में बट गई। ठीक है, जैसे नॉर्वेगियन करंट जो है वो आगे उसी का पार्ट है। वहीं पे यहाँ पे लेब्रोडोर करंट है, दैट इज योर कोल्ड ओशन करंट। और अगर इन दोनों का मीट हो जाएगा तो वो न्यू फाउंडलैंड के पास ये ग्रैंड बैंक्स, मेजर फिशिंग जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद पेरू करंट, जिसको आप हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, इट्स अ कोल्ड करंट। ठीक है, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। सोमाली करंट, यहाँ पे कैनरी करंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी यूपीएससी पूछ सकता है। कैनरी करंट कई बार न्यूज में रहता है, कैनरी है ना, कैनरी आइलैंड स्पेन का है ना, ये डिस्प्यूटेड है कुछ यहाँ पे ना, तो न्यूज में रहता है। तो कैनरी करंट आप याद रखिए, सहारा डेजर्ट और कैनरी करंट, ये आपको याद रखने हैं कुछ। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। फिर कैलिफोर्निया तो चलो ठीक है, ये सब तो पता होंगे आपको। तो बेसिक इतने आपको ओशन करंट्स पता होने चाहिए, इनको एक बार रट लीजिए और एक बार वर्ल्ड के मैप में खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर ऑल दिस ओशन करंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स इन द इंडियन ओशन? ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? इंडियन ओशन इज अ हाफ एन ओशन। ठीक है, आधा ओशन है। ठीक है, इंडियन ओशन हैज अ मॉनसून ड्रिफ्ट। इंडियन ओशन इज अ लैंडलॉक्ड ओशन। क्यों भैया, पूरा ही लैंडलॉक्ड नहीं है, नदर्न पार्ट में लैंडलॉक्ड है, उसके बाद तो खुला ही है। इंडियन ओशन हैज अ ग्रेटर वेरिएशन इन दी सैलिनिटी, ऐसा कुछ नहीं है। सो आंसर इज ओशन करंट हैज अ मॉनसून ड्रिफ्ट, आपको देखने को मिलेगी मॉनसून ड्रिफ्ट। ठीक है, तो उसके हिसाब से ओशन करंट्स जो है वो वहां पे डायरेक्शन चेंज आपको देखने को मिलती है, 180 डिग्री रिवर्सल होता है ड्यू टू द मॉनसून ड्रिफ्ट। सो ओशन, इंडियन ओशन हैज अ मॉनसून ड्रिफ्ट, दैट्स व्हाई it's responsible for the change in the regular direction of the ocean currents in the Indian Ocean. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। What explain the eastward flow of the equatorial counter current? ठीक है, ईस्टवर्ड फ्लो मतलब ईस्ट किधर, इधर, इस तरफ का आपका काउंटर करंट, इक्विटोरियल काउंटर करंट। तो इसका मतलब हमारा जो इक्विटोरियल करंट है वो इस तरीके से बहता है। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आपका बहता है काउंटर करंट। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अब समझिए कि क्या कह रहा है, कि इसके पीछे कारण क्या है, इसका एक्सप्लेन क्या है। इसका है अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, डिफरेंस इन द सैलिनिटी ऑफ द वाटर, अकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ अ काम नियर द इक्वेटर। ठीक है, सो कामनेस के कारण तो नहीं है, डिफरेंस इन द सैलिनिटी ऑफ द वाटर, सैलिनिटी नहीं ये बिल्कुल, क्योंकि सैलिनिटी होगा तो सब सरफेस में चला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो सब सरफेस, एज अ सब सरफेस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सब सरफेस की कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी, डिफरेंस इन द सैलिनिटी ऑफ द वाटर, तो ऐसा कुछ बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, यस। द अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस, ये नहीं कारण हो सकता, क्योंकि रोटेशन क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, मैं मानता हूं। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ प्राइमरी रीजन। ठीक है, सो कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट इज द मेजर रीजन। इसके पीछे साइंस है, साइंस क्या है वो समझिए आप थोड़ा सा। अगर मान लीजिए इधर वेस्ट से पानी आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से पानी बह रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बैरियर होगा, बैरियर होगा तो पानी पाइलअप होगा, आता रहेगा आता रहेगा, पाइलअप होगा पाइलअप होगा।
जैसे ही पाइलअप हो जाएगा, एक कैपेसिटी होगी कि उतना ही पाइलअप होगा, उसके बाद ये वाटर जो है वो फिर से उल्टा बहने लग जाएगा। ठीक है, आपने अपने घर में भी देखा होगा ऐसा, कभी कभी वापस रिटर्न करके पानी भी वापस जो है वो आ जाता है। ये जो रिटर्न वाटर है इसको बोलते हैं काउंटर करंट। ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ठीक है, तो ये आपका जो लाइट ब्लू कलर का है दैट इज अ इक्वेटोरियल करंट, एंड फॉर द डार्क ब्लू इट्स अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे पाइलअप हो रहा है और ग्रेविटी के कारण जो है वो पाइलअप के कारण वापस पानी जो है उल्टा बह रहा है, उसको काउंटर करंट बोलते हैं। इसका फ्लो जो है वो ईस्टवर्ड होता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको, है ना। ठीक है, जैसे अर्थ की मूवमेंट होती है वैसे ही वेस्ट टू ईस्ट जो है वो फ्लो करता है। अगर अर्थ का रोटेशन ऑन द एक्सिस होता, अगर मान लो ये आंसर होता, तो आप फिर कैसे एक्सप्लेन करते कि इक्वेटोरियल करंट कैसे फिर बहता है? बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आपका जो मेन साइंटिफिक रीजन है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट। मतलब यहाँ पे जो पाइलअप है ये कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं कि कन्वर्ज हो रहा है और कन्वर्ज होके यहाँ पे सब पानी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ही वो करंट निकल रहा है, यहाँ से वो करंट, ये मर्ज होके कन्वर्ज होके फिर वापस बह रहा है उल्टा। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट, एंड दिस इज द रीजन। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा मैं स्पीड के साथ आगे बढ़ूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर वार्म एंड द कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट। एटमॉस्फेरिक करंट नो, देखो जैसे ही पढ़ा गलत हो जाता है, जोश जोश में गलत हो जाते हैं कि एटमॉस्फेरिक नहीं, वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट मीट। ठीक है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में, ध्यान से चारों स्टेटमेंट, चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ने हैं। ठीक है, चाहे कितना ही क्वेश्चन आपको आता हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से उसको पढ़ना है, ये हमें सीखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, ग्रैंड बैंक, लेब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे कुरिल करंट एंड कोरोशियो करंट। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो, इसको ओरोशियो भी करंट बोलते हैं। सो ओयोशियो एंड कोरोशियो करंट, इन दोनों में यहाँ पे भी आपको फिशिंग जोन मिलेगा, यहाँ पे भी काफी अच्छा फिशिंग जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, देन है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, विच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। ठीक है, क्या रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर इन द विंड, डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर, एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सवाल उठता है क्या रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट को? रिवोल्यूशन से सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली टेम्परेचर का यहाँ पे कुछ गेम है, बट डायरेक्टली ये कोई फोर्स नहीं है जो यहाँ पे ओशन करंट को जो है अफेक्ट करे। सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। वेयर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, हमने अभी देखा रोटेशन ऑफ द अर्थ के हिसाब से ओशन करंट इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी हमने देखा एयर प्रेशर एंड विंड, ये तो पहले से ही हम देख रहे हैं। और डेंसिटी, जितना ज्यादा पानी भारी होगा, जैसे कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट एज अ सब सरफेस करंट हमेशा फ्लो होता है, सब सरफेस करंट। ठीक है, तो इसीलिए आपका डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। अब वहीं पे कोल्ड प्लस सलाइन, ठीक है, हाई सलाइन वाटर जो है वो भी सब सरफेस की तरह आपका जो है वो बहता है। तो डेंसिटी डिटरमाइन करती है कि वो सरफेस एज अ सरफेस करंट बहेगा या एज अ सब सरफेस बहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है। दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट कुड बी द मेन रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। ठीक है, क्यों अफ्रीकन यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट बने हैं? इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, होर्स लैटिट्यूड, यस बिल्कुल सही बात है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म ओशन करंट, नो। ठीक है, लगता होगा कि डेजर्ट भाई वार्म है तो वार्म ओशन करंट, नो। कोल्ड करंट, कोल्ड करंट प्रमोट्स एरिडिटी, कोल्ड करंट प्रमोट्स एरिडिटी। कौन सा करंट है? आपका कैनरी करंट नियर दी सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो आपने अटाकामा डेजर्ट देखा होगा पेरुवियन डेजर्ट के कारण, ये सब मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आंसर इज योर वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जैसे पेरुवियन करंट के आसपास अटाकामा डेजर्ट बना। ठीक है, वहीं पे कैनरी करंट के कारण आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, एंड वहीं पे आपका कैलिफोर्नियन करंट के कारण मोहावे डेजर्ट। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के कारण आपका ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इनको दिमाग में रखिए। ऑलरेडी हमने ये डायग्राम देखा हुआ है, इसको प्रिपेयर कीजिए आगे के लिए। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड ओशन करंट्स ऑन द डेजर्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं टाइड्स पे क्वेश्चन। ठीक है, टाइड्स पे क्वेश्चन लास्ट यूपीएससी ने पूछा है 2015 में, उसके बाद टाइड्स पे क्वेश्चन नहीं है। 2015 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपसे टाइट से नहीं है। तो मैं इसको एक इंपॉर्टेंट एरिया मान रहा हूं फ्रॉम विच यूपीएससी कुड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो प्लीज प्रिपेयर दिस टाइट्स।
टाइड्स का टॉपिक को प्रिपेयर करके जाइए, बाकी जितना हो सकेगा हमें पीवाईक्यू से देखेंगे और फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्या रीड करना है और क्या नहीं रीड करना। ठीक है, सो टाइड्स अकर इन द ओशन एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये टॉपिक कैसे होता है, मैं आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। टॉपिक है ओशन मूवमेंट्स। ठीक है, ओशन मूवमेंट्स। ठीक है, ओशन मूवमेंट्स दो प्रकार की होती है, एक एज अ करेंट्स, ठीक है, या फिर वेव्स। ठीक है, एक होती है आपकी टाइड्स। ठीक है, सो टाइड्स की मूवमेंट का जो, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ही राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर आपको देखने को मिलेगा, करंट्स में भी और टाइड्स में भी, बट दोनों में कॉजेस डिफरेंसेस है। कॉज का डिफरेंस है, कॉज यहां पे जो है वो फ्रिक्शन ऑफ द वाटर है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण जो है वो करंट्स और वेव्स जो है वो बह रहे हैं। ठीक है, वेयर इज इन टाइड्स आपको जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या डिफरेंट फोर्सेस जो है वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं इन इन राइजिंग एंड द टाइड्स एज हाई एंड लो। ठीक है, तो टाइड्स का ये इंपॉर्टेंट है। सो ओशन मूवमेंट के टॉपिक के अंदर ये दोनों हम टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो करंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, अब हम टाइड्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो टाइड्स अकर इन द ओशन एंड सीज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से फैक्टर है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, सन एंड मून तो आपको पता होगा, सो 1 और 2 तो आंसर में होना ही चाहिए। ठीक है, तो आंसर वैसे ही आ जाता है 1 2 3। ठीक है, बट अगर 1 2 होता और 1 2 3 होता ना, तो शायद आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को समझ पाते कि नहीं समझ रहे, बिकॉज हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आया, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ से ही आया है। सो अर्थ का ही है, बट इनडायरेक्टली कई बार हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हैं, तो शायद हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ को नहीं मानेंगे, बट मानना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, तीनों ही रोल प्ले करते हैं इन द टाइड्स। टाइड्स के टॉपिक में ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया और मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कि इन तीनों का कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। चलो यहीं पे 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आगे के क्वेश्चंस भी आपको इजी लगे। देखिए, दिस इज योर अर्थ। ठीक है, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर मून एंड दिस इज योर सन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब सन देखिए, सन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। ठीक है, तो वो अभी मैं रिवॉल्व रिवोल्यूशन नहीं दिखा रहा यहाँ पे, बट आप इतना समझिए कि दिस इज योर अर्थ, ठीक है, दिस इज योर मून एंड दिस इज योर सन। ठीक है, ठीक है, अब इनका कैसे, किस तरीके से यहाँ पे टाइड्स में रोल प्ले है वो ध्यान से समझिए। मैं आपको स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड, ठीक है, जिसको आप हाई टाइड्स बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो मून का ग्रेविटेशन फोर्स, मून क्या करेगा, अब देखो अर्थ का लगभग 80% जो एरिया है, ठीक है, वो पानी है। ठीक है, लगभग पानी ही पानी है, मोर देन 80% पानी, पानी ही पानी है। तो होगा क्या, ये पानी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून है, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मून जो है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और सन काफी ज्यादा दूर है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू मून, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सन, बट सन का भी लगेगा, ये बात याद रखना। तो यहां पे क्या होगा, इस तरीके से आपका टाइडल ब्लज जो है, बल्ज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, दिस इज योर हाई टाइड। ठीक है, हाई टाइड क्यों आती है, ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड दी सन, सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक तरीके से आपका टाइडल ब्लज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है इस साइड में। अब सवाल उठता है कि इस साइड भी हाई टाइड बनती है, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। जब इस तरीके से कोई ग्रेविटी अपनी तरफ, अगर सन और मून अपनी तरफ से अर्थ को खींचेंगे, तो अर्थ का खुद का जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। फ्यूगल मतलब क्या होता है, ठीक है, हमने तो बचपन में ऐसे ही सीखा था, फ्यूगल मतलब फेंकना। ठीक है, एक होता है सेंट्रीपिटल, पिटल मतलब इनसाइड, अपनी अंदर की तरफ खींचेगा, और फ्यूगल का मतलब होता है फेंकना, बाहर की तरफ फेंकेगा। तो क्या होगा कि इस, जो ये पुल हो रहा है, यहां से पुल हो रहा है और यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसको काउंटरएक्ट करेगा। जब इस तरीके से काउंटरएक्ट करेगा, तो यहां पे भी एक टाइडल ब्लज बल्ज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे भी इस एरिया में, इस पॉइंट पे भी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दोनों जगह पे आपको हाई टाइड देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पे समझिए, यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे दिस इज द एरिया ऑफ द लो टाइड, यहाँ पे आपको लो टाइड दिखेगी। सी और डी पॉइंट के अंदर ए एंड बी पे आपको हाई टाइड देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे एक मेरी बात को समझिए, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना, इस बात को जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको स्प्रिंग टाइड समझ आ गई। स्प्रिंग टाइड के अंदर मूवमेंट मतलब अपेरेंट पोजीशन ऑफ द मून क्या होगी, मून आपका जो है स्ट्रेट लाइन में होगा, सन स्ट्रेट लाइन, मतलब अर्थ मून एंड सन जब स्ट्रेट लाइन में होंगे तब आपकी स्प्रिंग टाइड आएगी। ठीक है, स्प्रिंग टाइड मतलब आपकी हाई टाइड्स, हाई टाइड्स जो है वो अकर होगी, ये याद रखना बात। अब सवाल उठता है, ये मून की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है विद रेफरेंस टू अर्थ। तो अगर मान लो मून की पोजीशन यहाँ पे आ जाए, मून की पोजीशन यहाँ पे आ जाए और फिर से अगर ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे बन जाए, तो भी आपकी दोनों तरफ आपकी जो है वो एक तरीके से हाई टाइड्स बनेगी, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी हाई टाइड्स बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन में होना जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका सन मून एंड अर्थ जब स्ट्रेट लाइन में होंगे तो हाई टाइड्स बनेगी। वहीं पे अगर ये मून जो है वो यहाँ पे आ जाए, मन मून ही चेंज होगा, सन वहीं पे रहेगा, अर्थ वहीं पे रहेगा, ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मून आ जाए या मून की पोजीशन यहाँ पे आ जाए, जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो बीच में यहाँ भी तो आएगा, यहाँ भी आएगा। तो ये जब 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, मून और सन के बीच में ऐसे 90 डिग्री का एंगल बने, तो यहाँ पे आपकी लो टाइड बनती है, आपकी लो टाइड बनती है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये एंगल आपको, और इसको बोलते हैं हम नीप टाइड। नीप टाइड्स, नीप टाइड्स क्या है, नीप टाइड्स इज लो टाइड्स। ठीक है, ये याद रखना बस। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट आपको बताना है अ, आगे के क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गल्फ्स विद नैरो फ्रंट्स, ठीक है, नैरो फ्रंट्स, ठीक है, फ्रंट जो है वो नैरो होगा, ठीक है, इस तरीके से, और रियर जो है वो उसका ब्रॉड होगा। दिस इज योर फ्रंट एंड दिस इज योर रियर, पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, ऐसी गल्फ्स जिनका फ्रंट नैरो होगा और वाइडर रियर्स होंगे, एक्सपीरियंस हाई टाइड्स, उनके यहाँ पे हाई टाइड्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, टाइडल करंट्स टेक प्लेस व्हेन अ गल्फ is connected with the open sea by the narrow channel. Tidal currents take place when the gulf is connected with the ओपन सी बाय द नैरो चैनल। तो अगर ऐसा होगा तो आपको टाइडल करंट देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। टाइडल बोर, ये कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज टाइडल बोर, व्हेन अ टाइड एंटर्स द नैरो एंड शैलो एस्चुरी ऑफ अ रिवर, रिवर के आगे फ्रंट माउथ से अगर टाइडल बोर जो है, मतलब आपकी टाइड जो है वो एंटर करेगी, उसके कारण क्या है, फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट कर दे, पानी क्रिएट कर दे, और ऊपर बारिश भी हो रही हो। ठीक है, एक तरफ बारिश भी हो रही है, टाइड्स आ रही है, बारिश भी हो रही है, तो यहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं टाइडल बोर, उसको बोलते हैं टाइडल बोर। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द टाइडल नेचर ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर हुगली इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस फॉर द कोलकाता एज अ पोर्ट। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको टाइडल पोर्ट बोलते हैं। यहाँ का हुगली का डायमंड पोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपका टाइडल पोर्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, इसको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, यूपीएससी फिर से यहां से क्वेश्चन पूछेगा, अभी से बता रहा हूं। गल्फ विद द नैरो फ्रंट एंड वाइडर रियर एक्सपीरियंस हाई टाइड्स, यहां पे क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, गल्फ विद द ब्रॉडर फ्रंट्स मतलब फनल शेप। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, फनल होती है जैसे, ठीक है, ये फनल हो गई, फनल शेप, जिसका फ्रंट जो है वो ब्रॉड होगा और जिसका रियर जो है वो नैरो होगा। अगर इस तरीके की आपकी सिचुएशन होगी गल्फ्स की, तो आपकी ज्यादा हाई टाइड्स आएगी, आपकी ज्यादा हाई टाइड्स आएगी। ऐसी सिचुएशन कहां पे है वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूं तो ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी गल्फ, नहीं, बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी कनाडा में। ठीक है, एंड एक आपको मिलेगी गल्फ ऑफ, सॉरी, ये गल्फ ऑफ खंबत, खंबत, खंबात। ठीक है, ये दो याद रखना, गुजरात के अंदर जो ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं, गल्फ ऑफ खंबात में आपको बहुत ज्यादा टाइट्स हाई देखने को मिलेगी, बिकॉज वहां पे फनल शेप काइंड ऑफ आपको गल्फ और बे देखने को मिल रही है, जहां पे फ्रंट जो है वो ब्रॉड होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, फिर से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए एक क्वेश्चन और बनता है कि जो वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिनके होंगे, जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट में आपका वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो भी गुजरात के अंदर। ठीक है, तो वहां पे आपको ज्यादा हाई टाइड्स देखने को मिलेगी। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं फनल इफेक्ट।
ठीक है। सो बे ऑफ फंडी इन द कनाडा एंड गल्फ ऑफ खंबत इन इंडिया आर द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस फनल शेप, याद रखना। ठीक है। व्हेन द टाइडल वेव एंटर्स द गल्फ और बे, इट इज अ वाइड एट अ माउथ एंड नैरो टुवर्ड्स द इंटीरियर, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज फोर्स्ड इनटू द स्मॉलर स्पेस, दिस फनलिंग इफेक्ट कॉज वाटर लेवल टू राइज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, वो अंदर जाके और ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है, लीडिंग टू दी हाई टाइडल रेंजेस। ठीक है, टाइडल रेंज क्या होता है? टाइडल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन दी हाई टाइड एंड द लो टाइड, इट इज द नोन एज द टाइडल रेंज। ठीक है, बाकी ये सब कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द नीप टाइड द हाई टाइड इज लोअर एंड द लो टाइड इज हायर देन द यूजुअल। क्या कह रहा है कि नीप टाइड के अंदर द हाई टाइड इज लोअर, मतलब नीप टाइड में हाई टाइड लोअर है एंड दी लो टाइड इज हायर देन द यूजुअल। मैंने पहले ही कहा था कि नीप टाइड के अंदर आपकी लो टाइड्स ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, लो टाइड्स। ठीक है, इन नीप टाइड्स, ड्यूरिंग द नीप टाइड्स द हाई टाइड इज लोअर, हाई टाइड आपकी लोअर होगी एंड लो टाइड्स जो है वो हायर देन द यूजुअल होगी, बिकॉज नीप टाइड के अंदर यही कॉन्सेप्ट है। और इसमें मैंने आपको ये जो 90 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको याद होगा, आई होप ये आपको याद होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The neap tide, unlike the spring tide, occurs on the new moon instead of the full moon. अब ये न्यू मून और फुल मून का कॉन्सेप्ट समझिए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बस इसमें मैंने न्यू मून एंड फुल मून नहीं बताया था। फॉर दिस क्वेश्चन मैं वेट कर रहा था। ठीक है, पहले सिचुएशन को समझिए। ये है स्प्रिंग टाइड। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि ये सन है। ठीक है, ये पोजीशन मैंने ऑलरेडी बताई हुई, ये सन है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, अब मून जो है वो अपनी सिचुएशन यहाँ पे चेंज करेगा। अगर ये बीच में हो, सन और अर्थ के बीच में हो, इस तरीके से ये सिचुएशन हो, तो इसलिए होती है न्यू मून की सिचुएशन। न्यू मून का मतलब होता है अमावस की रात, अमावस्या। ठीक है, न्यू मून, अमावस्या। ठीक है, जिसको अमावस्या जो बीच में होगा ये सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं अमावस्या, न्यू मून। और जब फुल मून होता है मतलब आपकी पूर्णिमा, पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है फुल। ठीक है, तो फुल मून मतलब पूर्णिमा। जब मून की सिचुएशन इधर की साइड होगी, ठीक है तीनों स्ट्रेट लाइन में, आएगी हाई टाइड, आएगी स्प्रिंग टाइड, बट पोजीशन ऑफ द मून चेंज है। जब मून इधर होगा तो इसको आप बोलेंगे न्यू मून सिचुएशन, एंड यहां पे आप जब आएगा तो इसको बोलेंगे फुल मून। ठीक है, अब स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। द नीप टाइड, नीप टाइड में क्या कह रहा है? अनलाइक द स्प्रिंग टाइड occurs on the new moon instead of the full moon. ठीक है, द नीप टाइड अनलाइक द स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन द न्यू मून इंस्टेड ऑफ द फुल मून। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि नीप टाइड के अंदर तो ये न्यू मून और फुल मून का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे तो मून की जो पोजीशन है वो तो यहाँ पे होती है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखो। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून होगा, यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून होगा, यहाँ पे मतलब वो फुल और हाफ वाला जो है या तो न्यू मून होगा या फिर फुल मून होगा। ये दोनों सिचुएशन आपकी स्प्रिंग टाइड में होती है, नीप टाइड में तो ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा है। द नीप टाइड अनलाइक द स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन द न्यू मून इंस्टेड ऑफ द फुल मून। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको स्प्रिंग टाइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्प्रिंग टाइड में भी आपको मैंने बता दिया है कि सिचुएशन ये बनेगी जब दोनों बीच में होंगे, बीच में होगा तो न्यू मून, और यहाँ पे जब अलग से होगा वो फुल मून की सिचुएशन में मून आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा न्यू मून एंड फुल मून का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइड्स आर द ग्रेट हेल्प इन द नेविगेशन एंड द फिशिंग। बिल्कुल है। ठीक है, अभी हमने देखा हाई टाइड्स अनेबल्स बिग शिप्स टू एंटर एंड लीव द हार्बर सेफली। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अंदर आराम से जा सकते हैं। जैसे वो जिसे मान लो वो वेट करते हैं कि शिप को अंदर भेजना है, तो वेट करते हैं कि टाइड कब आएगी, टाइड आएगी तो वो अपने आप ही ले जाएगी अंदर। फिर उसके बाद वापस जब टाइड पीछे जाएगी, बैक बैक मूवमेंट होगी तो वो पीछे ले जाएगी। तो नेविगेशन में काम आता है। यस, टाइड प्रिवेंट्स सिल्टेशन ऑफ द हार्बर। तो हार्बर में सिल्टेशन, क्योंकि मिट्टी जमा ही नहीं होती, बार बार आती है तो न्यू वाटर आता है, न्यू वाटर ऐड होता है। ठीक है, वाटर यहाँ से जो मूवमेंट ऑफ द वाटर होती है तो सिल्टेशन नहीं होगा। सिल्टेशन कहाँ होगा? जहाँ पे वाटर स्टेगनेंट रहेगा। ये भी बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। कांडला एंड डायमंड हार्बर, मैंने आपको भी बताया हुगली के अंदर डायमंड हार्बर आर द टाइडल पोर्ट्स। यस, कांडला एंड डायमंड हार्बर आर द टाइडल पोर्ट्स। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 1 2 3 4 ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना, यही बात है जो मैंने बोली है। उसके बाद ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर द सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर। तो अथॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी जनरली रॉन्ग करता है, इस टाइप की कमीशन ही ग्रांट लाइसेंस कर रही है, शायद कोई और
इसको लाइसेंस को ग्रांट कर रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एज पर दी यूपीएससी चीट कोड एंड द ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सो आंसर इज 2 and 3। India has received the license for the seabed mineral exploration in the international water. Yes, India received the license. Rare earth minerals are present in this on the floor of the international water. Yes, बिल्कुल सही बात है। एक भी रेयर अर्थ मिल गया तो भी इस बात को गलत तो नहीं कह सकता, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो आंसर 2 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, अब समझिए वहां पे कौन सी बॉडी को चेंज किया गया। यूएन क्लॉज के अंडर एक बॉडी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा। द एक्चुअल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज, इंटरनेशनल सीबेड इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी स्टैब्लिशिंग अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बात। ठीक है, और अभी 2026 के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बताता हूँ क्यों। इंडियाज लाइसेंस, बिल्कुल, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव पाइनियर इन्वेस्टर स्टेटस। ठीक है, आईएसए हैज ग्रांटेड इंडियाज लाइसेंस, इसके लिए पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल्स एंड पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के लिए इंडिया के पास राइट्स है। फिर रेयर अर्थ मिनरल सी फ्लोर पे तो होते ही है यार, इसमें क्या ही बात करें। ठीक है, अब यूएन की हाई सी ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ठीक है, तो पहले ये आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द बेसलाइन। ठीक है, दिस इज द बेसलाइन। बेसलाइन हमेशा याद रखिए, बेसलाइन से ही सारे हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, दिस इज योर इंटरनल वाटर एंड दिस इज योर बेसलाइन। ठीक है, एंड उसके बाद बेसलाइन से आपका 12 नॉटिकल माइल जो होगा वो टेरिटोरियल सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, बेस लाइन से 24। और वैसे अगर हम देखें फ्रॉम दी योर दिस टेरिटोरियल सी के बाद से अगर हम देखें 12 नॉटिकल माइल, दिस इज योर कंटेजियस जोन। ठीक है, कंटेजियस जोन। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम दी बेस लाइन 200 नॉटिकल माइल इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहीं पे हम सारा एक्सप्लोरेशन करते हैं। उसके बाद एक्सप्लोरेशन करना मना है, हाई सी ट्रीटी यहाँ पे, यहाँ इसके बाद हाई सी शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसको कौन कंट्रोल करता है, हाई सी ट्रीटी कौन रेगुलेट करता है, अभी हमने देखा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, सो दिस इज योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से पहले आपका यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे स्टेट की शिप नहीं आ सकती है, इनोसेंट पासेज की जरूरत होगी। ठीक है, अब इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता रहा हूँ। 2026, ठीक है, जनवरी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 और 17 जनवरी 2026 से क्या हुआ कि ये जो इंटरनेशनल हाई सी ट्रीटी थी, इसको ऑफिशियली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया 60 कंट्रीज ने, 60 यूएन कंट्रीज ने रेटिफाई कर लिया है। अब देखिए सवाल उठता है कि इंडिया ने रेटिफाई किया है? नो, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है, ऑल्दो दे साइंड दिस ट्रीटी इन यूएन क्लॉज की, ये जो ट्रीटी है और आईसीसी ट्रीटी हमने साइन जरूर की है, बट हमने अभी तक रेटिफाइड नहीं किया, ना यूएस ने किया ना इंडिया ने किया, ये फैक्ट आप याद रखना। ठीक है, बट 60 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर लिया है, सो ऑफिशियली जो है ये इंप्लीमेंट हो गई है फ्रॉम जनवरी 2026। इसके बारे में एक बार गूगल सर्च जरूर करिएगा और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा, बाकी आप एनवायरमेंट में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी एनवायरमेंट की जो भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या वहां पे पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा कंप्लीट ओशिनोग्राफी। सो आई होप ये हमारा जो है फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो एपिसोड्स आएंगे वो इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे, सारे इंडिया की मैपिंग। ठीक है, और बहुत ही इजी होंगे और बहुत सिंपल होंगे, बट उसमें भी हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि क्या यूपीएससी कौन कौन सी रिवर्स को बार बार पूछ रहा है, कौन कौन से माउंटेन्स को बार बार पूछ रहा है, स्टेट से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स। लगभग 7-8 एपिसोड्स और होंगे, तो प्लीज पेशेंस को लूज मत कीजिए, और जो भी आपकी एक्सपीरियंस हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आपके इंस्टाग्राम डीएम्स आते हैं, काफी लोग पूछते हैं कि यार पीपीटीज, तो पीपीटीज भी मैं बता देता हूँ कि ये जब पूरा फिजिकल ज्योग्राफी अब कंप्लीट हो गया तो अब मैं सारी पीपीटीज एक साथ अपने जो टेलीग्राम है उसमें रिलीज कर दूंगा, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।